देखो लॉ के पेपर में ना सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग को लॉ याद तो रहता है लेकिन लिखने में दिक्कत आती है। और यकीन मानना लिखना बहुत ही आसान काम होता है, पर वो प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना। मतलब एक रूल बना लेना कि हर हफ्ते में 2 से 3 दिन बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और आप 2 4 5 हफ्ते कर लोगे ना तो अपने आप आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप हफ्ते में एक भी दिन, अगर आपके आगे क्लासेस का थोड़ा लोड ज़्यादा होगा ना तो एक भी दिन लिखोगे तो चलेगा। ठीक है। तो आपको मालूम है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और इसको एक प्रॉपर्ली अपन एक बार लिखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, देव लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग ऑफ इट्स एजीएम। तो एक बात समझ आ रहा है, एजीएम का नोटिस भेज रहे हैं लोग ऑन 7 नवंबर 2015। मतलब ये नोटिस आपने भेजा कब है, 7 नवंबर 2015 को। सॉरी एजीएम है आपका, एजीएम कब होने वाला है ये लिखा है ना, नोटिस फॉर होल्डिंग ऑफ इट्स एजीएम ऑन 7 नवंबर 2015। द नोटिस वॉज पोस्टेड ऑन 16 अक्टूबर। हमारा एजीएम कब होने वाला है, 7 नवंबर को, और उसकी नोटिस कब पोस्ट किया गया, 16 अक्टूबर को। ओके। सम ऑफ द मेंबर of the company alleged that the company had not complied with the provisions of the Companies Act। कुछ मेंबर ने बोला कि भैया कंपनी है ना ये लॉ को कंप्लाई नहीं करी है, नोटिस गलत है, उन्होंने ऑब्जेक्शन इस किया। आगे, विथ रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ नोटिस एंड एज सच द मीटिंग वाज नॉट वैलिडली कॉल्ड। मतलब उन्होंने बोला कि नोटिस के लॉ का कंप्लायंस नहीं किया गया है और ये जो मीटिंग है वो मीटिंग बिल्कुल वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोला, डिसाइड, और इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक बार हम लोग पहले तीनों क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्या पूछा गया, देखो आप, वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड। पहले अपने को जवाब देना है कि नोटिस वैलिड तरीके से बुलाई गई है, पहला। आगे, इफ देयर इज शॉर्टफॉल, अगर आपको लगता है कि नोटिस शॉर्टर पीरियड का है तो नंबर ऑफ डेज बाय विच द नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ मेनी डेज द नोटिस फॉल शॉर्ट। आपको ये बताना है अगर नोटिस शॉर्टर पीरियड का है तो कितने दिन शॉर्ट पड़ गया, वो आपको बताना है सेकंड नंबर पे। और तीसरा, कैन द शॉर्टफॉल इफ एनी बी कंडोन्ड। मतलब ये जो शॉर्टफॉल है ना, क्या उसको वेव किया जा सकता है क्या, मतलब शॉर्टर पीरियड का नोटिस दे सकते हैं क्या ये अलाउड है, क्या कोई तरीका है क्या। ये 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आप जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो आपको एक बात सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौन से सेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको स्टेप याद है क्या, क्या क्या लिखना है आपको, बोलो भाई। एक बार पहले स्टेप बता दो मेरे को। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सेक्शन नंबर। सबसे पहले अपन बताएंगे सेक्शन नंबर, उसके बाद क्या बताओगे आप, लॉ। अच्छा लॉ क्या पूरा छाप डालोगे क्या, क्या छापना है बेटा, जो रिलेवेंट पार्ट है वो आप लिखोगे, है ना। इसके बाद थर्ड नंबर क्या लिखोगे, क्वेश्चन का फैक्ट। क्या फैक्ट का मतलब पूरा क्वेश्चन उतार देना है क्या, नहीं, एकदम रिलेवेंट पॉइंट, एकदम रिलेवेंट पॉइंट लिखना है आपको 2 से 3 लाइन में। और ध्यान रखना, कभी अगर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाए ना जिसमें आंसर बहुत बड़ा लिखना पड़ जाए, वहां फैक्ट को छोड़ भी देना। फैक्ट में अलग से कोई नंबर ऐसा सच नहीं मिलेगा, पर जहां तक हो सके कोशिश करना है कि 2 लाइन में आप फैक्ट लिख दें आप। और इसके बाद चौथा नंबर क्या करोगे बेटा, कोरिलेट करोगे, डिस्कशन करोगे, है ना। क्या करें आप, एनालाइज करना, कोरिलेट करना, ये सब काम करोगे। और उसके बाद में 5वें में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम क्या देंगे, कंक्लूजन, 1 लाइन का। मतलब फाइनल जो अपना सॉल्यूशन, जो भी 1 लाइन का कंक्लूजन होगा, ये हम लोग लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्ट करने के पहले ये जो 3 सवाल पूछे गए, क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या, क्या ये तीनों अलग अलग लॉ है क्या, नहीं है। मतलब ये पूरा पूरा 101 के एक लॉ के ऊपर बेस है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा लॉ लिख देंगे और उसके बाद में फिर हम लोग कोरिलेट कर करके आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख दीजिएगा सॉल्यूशन नंबर 2। पहली लाइन क्या होगी, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 101 of the
कंपनीज एक्ट 2013 और 101 को क्या करना बेटा, अंडरलाइन। और ये सब अंडरलाइन करने का लॉजिक मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर के पास बहुत कम समय रहता है, तो आप जो बहुत ही कीमती चीज है ना उनको दिखाइए। ये देखो मैंने सेक्शन नंबर लिखा है, ठीक है ना, ये सब इंप्रेशन बनाने का तरीका है। तो अपने सेक्शन नंबर कोड कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम लोग को क्या लिखना बेटा, लॉ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हो किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरा लेंथ ऑफ नोटिस के ऊपर बेस्ड है। तो अब अपन लॉ जब लिखना चालू करेंगे ना, तो कोशिश करना बेटा एक हेडिंग डालो, एग्जामिनर को ना साफ साफ बताओ कि भैया अब हम लोग लेंथ के बारे में लिख रहे हैं, तो जहां जहां हेडिंग देना पॉसिबल है ना छोटे में, वो हेडिंग आप जरूर दो। तो हमने हेडिंग क्या डाल दिया, लेंथ ऑफ नोटिस। देखो, जनरल मीटिंग may be called by giving not less than 21 clear days notice। अब आप बताओ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज। इसको जरूर अंडरलाइन करना, ये इस क्वेश्चन का हीरो है, मेन लैंग्वेज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। ये लॉ में लिखा हुआ है आपका। और फिर अपन क्या करेंगे बेटा, क्लियर डेज का बारे में पूरा खत्म कर लो आप, फिर हेडिंग डालिए क्लियर डेज। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हेडिंग डालना। अभी ना आपको कोई एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हेडिंग डाल के, और बस ध्यान रखना बेटा शॉर्ट हेडिंग डालना है, तो बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है ना। चलो क्लियर डेज, हाँ क्लियर डेज में दो बातें ना अपन, दो बातें। पहला लिखिए, इफ नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट it will be deemed to have served after the expiry of 48 hours। यहां पे बेटा दो चीज को अंडरलाइन कर लेना, एक तो पोस्ट और दूसरा 48 आवर। और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं सेक्शन नंबर 20, read with rule 35 of the companies ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। therefore 2 days will be excluded। इसका मतलब ये 2 दिन हमको एक्सक्लूड करना है। पहले अपन पूरा लॉ लिखना है रिलेवेंट, फिर हम लोग कोरिलेट करेंगे ना। चलो सेकंड नंबर क्या लिखे बोलो, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा बेटा ये सेक्शन का अपन शुरुआत भी ऐसे कर सकते थे पॉइंट का, एज पर सेक्शन 20, वहां से भी शुरुआत कर सकते थे ना। तो आगे बढ़िए, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट कौन कौन से 2 दिन छोड़ना है आपको, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग shall be excluded। सर्विस और मीटिंग का डेट, ये 2 दिन और एक्सक्लूड होगा। अच्छा अब बताओगे और क्या रिलेवेंट लॉ है। हाँ एक लॉ है बेटा शॉर्टर पीरियड का, है ना। अब ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो थर्ड पार्ट में भी लिख सकता हूं सीधा, ताकि मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इस लॉ के बेस पे आंसर दे दूं, और थर्ड पार्ट एकदम अलग है ना। तो जो बोला ना कि शॉर्टर पीरियड को कैसे वेव कर सकते हैं, वो मैं थर्ड पार्ट में लिख सकता हूं। तो अभी मैं काम कर रहा हूं, ये 2 पार्ट मैंने कर दिया ना,
अब मैं इसके बेस पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं, तो आगे लिखिएगा। अब अपने को क्या लिखना बेटा, क्वेश्चन का फैक्ट, है ना, लॉ बता दिया, अब क्या लिखना अपने को, क्वेश्चन का फैक्ट। तो क्वेश्चन का मेन फैक्ट में आपको छोटे लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, क्या मेन चीज है बताओ मेरे को। अपना दो मेन काम की बात है, एक है डेट ऑफ मीटिंग और दूसरा डेट ऑफ पोस्टिंग, तो ये दो डेट बस मेरे को लिखना है, तो नोट कीजिएगा। इन द गिवन केस AGM is to be held on 7th November, क्या दिया ईयर 15, एंड नोटिस was posted on 16th October 15, बस खत्म। फैक्ट को हमेशा छोटा लिखना है, एकदम रिलेवेंट पॉइंट जो है ना वो सब लिखना है, आपको कोई कंपनी का नाम वाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने बता दिया इस डेट को मीटिंग है, इस दिन को नोटिस पोस्ट किया गया है, और अब हम लोग को क्या करना है बेटा, अब अपन लोग को कमेंट करना है, अपने को एनालिसिस करना है, अपने को कोरिलेट करना है, तो आगे लिखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ, पहला क्या निकालना है बोलो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लियर डेज, अंडरलाइन कर लो। अब हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, ग्रॉस डेज, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, 16 अक्टूबर से 7/11, 16 तारीख को भी गिनना है और 7/11 को भी गिनना है, आपको मालूम है दोनों को गिनते हैं पहले। कितने दिन हो रहे हैं, 23 डेज, ये ऊपर में लिख दो डेज, ये हो गया 23 दिन, माइनस क्या कर लें, सेक्शन 20 के 2 दिन, बस इतना ही रेफर करना है ना, हाँ, क्योंकि ऊपर में अपन लॉ लिख चुके हैं पूरा, और फिर माइनस क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट, इसका भी कितना दिन, 2 दिन, तो जो आएगा वो क्या आएगा, क्लियर डेज, कितना आ गया, 19 क्लियर डेज। अब हम लोग जो क्वेश्चन में आपको बुला गया, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें देखो तो आप, हाँ, अब अपन ये लिखते हैं, बेस्ड ऑन अबव आवर आंसर विल बी एज फॉलोज। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जितने पार्ट का होगा ना उतने पार्ट का आपका आंसर होना चाहिए। तो 1 पूछा तो 1 का आंसर, 2 पूछा तो 2 का, और 3 पूछा तो 3 का, मिला के मत लिख देना कि तू छांट ले, है ना, हमको सबको बेटा छांट के देना है। आओ क्या लिखा है पहले नंबर बोलो, क्या पूछा, क्या ये नोटिस वैलिड है, ये पूछा ना पहले में, तो अपना आंसर क्या होगा, नो। तो पहले आप लिखिएगा, सिंस नोटिस इज गिवन फॉर 19 clear days, therefore notice is not valid, अंडरलाइन। आपका जो फाइनल कंक्लूजन है इसको पक्का अंडरलाइन करना है कि भैया नोटिस वैलिड नहीं है, ये फाइनल कंक्लूजन हो गया, ये हो गया पहले का आंसर। फिर सेकंड नंबर में क्या बोला था, अगर नोटिस शॉर्ट है तो कितना दिन के शॉर्ट है, तो यहां पे लिखिएगा नोटिस इज शॉर्ट बाय कितना डेज, 2 डेज, खत्म, 2 दिन का शॉर्ट है नोटिस। और तीसरा नंबर लिखिएगा, तीसरे में आपको क्या बोला, क्या शॉर्टर पीरियड का नोटिस जो है वो कंडोन कर सकते हैं क्या, वेव कर सकते हैं क्या, तो अब ये शॉर्टर पीरियड का जो नोटिस है थोड़ा याद करो बेटा, एजीएम का लॉ था, ईजीएम का लॉ था, ईजीएम को फिर 2 पार्ट में, शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, मैं पूरा छाप दूं क्या, क्या छापना है, एजीएम का, क्वेश्चन में लिखा ही क्या है, एजीएम है, तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ एजीएम अंडरलाइन, इन केस ऑफ एजीएम अंडरलाइन,
और ये जो अंडरलाइन है ना बेटा, लिखते लिखते करना, नहीं तो बाद में आपके पास समय नहीं मिलेगा। आप जब लिख रहे हो ना तो दिमाग में रहेगा ना यार इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो तुरंत अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाना, समझ गया ना। इन केस ऑफ एजीएम, शॉर्टर पीरियड नोटिस may be given by taking consent in writing or electronic mode by at least 95% of members entitled to vote। बस इसमें अंडरलाइन कर देना एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत बड़े बड़े एक साथ लॉ मत लिखना बेटा, बहुत बुरा इफेक्ट आता है ना। मतलब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी भी होगी ना, तो भी अगर आपने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए ना तो एग्जामिनर को इतना इरिटेट करता है, वो पूरा नहीं पढ़ पाता। और अगर तुम्हारी राइटिंग ही सुभान अल्लाह है फिर तो बात ही खत्म बेटा, है ना। वो पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, सीधा 1-2 नंबर टिका देगा, आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, पढ़ेगा भी नहीं वो तो। और ज्यादातर लोग की तो राइटिंग कैसी होती है बेटा, सुभान अल्लाह, है ना। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ अवॉइड करने हैं। 3-4 लाइन के पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़िए फिर लिखिए, ताकि उसको क्लैरिटी से दिख पाए कि तुम कहना क्या चाहते हो।